Hello everyone, welcome to our channel Text for Wealth. My name is Bharati Chawla, as you know, channel partner of Text for Wealth. So I would like to welcome you in today's show GST Mantra and राजेंद्र सर थोड़ा सा माइक म्यूट है आपका आई गेस. जी मैम नमस्कार एवरीवन. जी सर. तो राजेंद्र सर मैं आपको भी बहुत बहुत वेलकम करूंगी. थैंक यू. अब हमारे व्यूवर्स को ऑलरेडी पता है कि आप जीएसटी के एक्सपर्ट है. अब आई गेस इंट्रो देने की रिक्वायरमेंट नहीं है. तो जी. आगे सर. तो सर सबसे पहले मैं आपको ये चीज क्लियर कर दूं कि हमारे आज डिफरेंट है. जैसे कॉम्पोजिशन स्कीम पर है क्वेश्चंस, आईटीसी पर है और जो नोटिसेस है उन पर है. तो सर मैं स्टार्ट करती हूँ. उससे पहले अगर आपको कुछ डिस्कस करना है तो सर आप डिस्कस कर सकते हैं. हाँ, ये अच्छा मौका देती हैं आप मुझे अपनी मन की कोई भी बात करने का. जी सर. तो मैं व्यूअर से सिर्फ इतना ही कहूँगा कि हम एक बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं दोस्तों. और मैं पीछे एक मेम पढ़ रहा था व्हाट्सएप पे कि अर्ली डेज ऑफ दिस कोविड-19 इफेक्ट कम था, डर ज्यादा था. नाउ इफेक्ट ज्यादा है, डर कम हो गया है. मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सबसे कि इसका डर थोड़ा बहुत बनाकर रखें. डर बनाने का अर्थ है कि सावधानी बरतें. आप अपनों की ध्यान रखें और कोशिश करें कि इस परेशानी से दूर रहें, बचकर रहें. मैं समझता हूं कि अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा नुकसान है. हम सबके जीवन यापन के जो जरिए थे बहुत हद तक बंद हुए हैं, ठप हुए हैं. लेकिन जीवन होगा तो जीवन यापन भी बना रहेगा. साथ ही साथ जीवन पर भी ध्यान देना है. तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे सिर्फ इतनी है कि थोड़ा सा डर अभी भी बनाकर रखें, सावधानी बरतें, एक दूसरे का ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें. आप ये मानकर चलें कि मुझसे किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए. अगर मैं परेशान हो भी गया हूं तो मुझसे मेरे किसी दोस्त, सगे संबंधी को परेशानी नहीं होनी चाहिए. जब मैंने ये सोच लिया तो शायद मैं इस परेशानी पर, इस महामारी पर हम लोग कंट्रोल कर पाएंगे. आरती मैम, शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला. जी सर. तो सर सबसे पहले कॉम्पोजिशन स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन है मेरा. कैन अ वर्क कॉन्ट्रैक्टर टेक रजिस्ट्रेशन अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम? मैडम, बहुत ही अच्छा सवाल है आपका. एक्चुअली देखिए, जो कंपोजिशन स्कीम है दैट इज फॉर स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर, स्मॉल सप्लाई प्रोवाइडर्स. गुड्स के लिए भी है, ट्रेडर्स के लिए भी है, मैन्युफैक्चरर्स के लिए भी है. ट्रेडर्स के लिए कुछ स्पेसिफिक पोर्शन आप सर्विस का कर सकते हैं. लेकिन एक स्कीम सेक्शन 10 सबसेक्शन 2A में 1 अप्रैल 19 से आई और उसमें उन्होंने कहा कि आप जो है अगर प्योरली सर्विस प्रोवाइडर हैं तो आप जो है इस सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 कैपिटल ए में ये सर्विस आप अगर प्रोवाइड कर रहे हैं तो कंपोजिशन सप्लायर हैं तो भी आप जो है कंपोजिशन ले सकते हैं अगर आप एक्सक्लूसिव सर्विस प्रोवाइडर हैं. लेकिन उसमें लिमिट जो है वो 50 लाख रुपए तक की है. आप 50 लाख से ज्यादा वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे और 6% आपको जो है टैक्स जेब से देना होगा, आप कलेक्ट नहीं कर पाएंगे. जी सर. तो सर मूविंग फॉरवर्ड टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन. सर उससे पहले दीप्ति गुप्ता, मोस्ट वेलकम एंड थैंक यू. आप हमेशा हमारे शो को देखते हो. आपके डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं बट सर एक क्वेश्चन मेरे माइंड में हमेशा समोसे वाला रहता है. तो सर मैडम, आप फेमस हो गई हैं समोसों के चक्कर में. जी. तो सर कमिंग टू माय क्वेश्चन, सर उनका एक क्वेश्चन आया है. I have a client who is an IT server provider. They want to collect monies on behalf of their clients. They will transfer the money received to their client after deducting commission. Next is, will it come under pure agent
What rate of GST applicable on which amount? Total money collected or commission part only? मैडम अगर आपका कोई क्लाइंट जो है आउटसाइड इंडिया में है या इंडिया में ही है, अब प्योर एजेंट बनने के लिए आपको जो है प्योर एजेंट के रूल्स की आपको वो बेसिकली कंप्लायंस करना पड़ेगा। अब आपके केस में पैसा आप कलेक्ट कर रहे हैं और उसके बाद आप जो है कमीशन डिडक्ट करके उनको दे देते हैं, तो मैं कहूंगा कि इसमें 2-3 एंगल्स हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा। पहला तो आप प्योर एजेंट तब बनेंगे मैडम कि जब आप का अरेंजमेंट ऐसा होगा कि आपका रेसिपिएंट आपको ये अलाउ करता है कि आप उनके ब्याज पर पेमेंट रिसीव करें, और उसके बाद इनवॉइस कौन करता है इस बात पर निर्भर करेगा। इनवॉइस अगर आपका रेसिपिएंट डायरेक्टली कर देता है जिसके भी ब्याज पर आपने पैसा रिसीव किया है, तो अगर आप प्योर एजेंट के सारे क्राइटेरिया एग्रीमेंट है, आपका ये अलाउंस है, इनवॉइस डायरेक्टली जो रेसिपिएंट के नाम बनता है, तो आप प्योर एजेंट बन पाएंगे, अदरवाइज नहीं बन पाएंगे। तो ये सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद अगर आप प्योर एजेंट बन जाते हैं मान लीजिए, तो आपके सिर्फ कमीशन अमाउंट पर टैक्स लगेगा, 18% टैक्स लगेगा। बट मुझे थोड़ा सा इसमें डाउट है कि आप प्योर एजेंट बन पाएंगे, इट वुड बी डिफिकल्ट। एंड आपको रूल जो है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 31 या 32 रूल है सीजीएसटी रूल्स का, आप वो रेफर कीजिए प्योर एजेंट का, सेक्शन 15 रेफर कीजिए वैल्यूएशन का, और आप इन दोनों को कॉन्जेंटली टुगेदर रीड कीजिए और फिर आप डिसाइड कीजिए कि आप प्योर एजेंट बन पाएंगे कि नहीं। जी सर, होप दीप्ति जी आपको आंसर मिल गया होगा। एंड वेरी गुड आफ्टरनून मिस्टर सुनील सर एंड मिस्टर विशेष गुप्ता जी। विशेष भाई वेलकम, ये हमारे बड़े अच्छे परम मित्र हैं विशेष गुप्ता जी, हमारी बिल्डिंग में ही इनका ऑफिस है, इनके पिताजी भी बहुत सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। विशेष वेलकम जी, बताइए मैम। जी सर, तो सर मूविंग फॉरवर्ड टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन। सर आईटीसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। आई एम अ रजिस्टर्ड पर्सन, आई हैव नो एग्जाम सप्लाई, आई हैव एफडीआर इंटरेस्ट, शुड आई कंसिडर दिस फॉर आईटीसी रिवर्सल? देखिए, अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन हैं, आपकी एग्जाम सप्लाई है और आपका एफडीआर इंटरेस्ट भी है, देखिए एग्जाम सप्लाई जो आप करते हैं सेक्शन पहली बात तो अगर आप एग्जाम सप्लाई करते हैं तो आपको कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता। अगर आप एग्जेम्प्ट प्लस टैक्सेबल दोनों करते हैं, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को और रीफ्रेम कर रहा हूं और रीफाइन करने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप एग्जेम्प्ट और टैक्सेबल दोनों सप्लाईज करते हैं तो आपको सेक्शन 17(2) के अनुसार प्रोपोर्शनेट इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है, जो भी आपकी टैक्सेबल सप्लाईज के ऊपर होता है। रूल 42 और रूल 43 रेफर करना होता है। अब मैं मानता हूं कि आप एग्जेम्प्ट प्लस टैक्सेबल दोनों कर रहे हैं, तो आपको रूल 42 के अनुसार 17(2) 17(3) के अनुसार अपना रिवर्सल डिटरमाइन करना है, और 43 के अनुसार रूल 43 ऑल्सो ऑन कैपिटल गुड्स रूल 43 लगेगा, और इनपुट सर्विसेज पे रूल 42 लगेगा। तो क्वेश्चन को अगर रिफाइन करें तो आप एग्जेम्प्ट प्लस टैक्सेबल दोनों सप्लाईज कर रहे हैं, और आपका इंटरेस्ट ऑन एफडीआर भी है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 17(2) में स्पेसिफिकली रूल के अंदर आपको इंटरेस्ट ऑन एफडीआर को 17(2) की एग्जेम्प्ट सप्लाई नहीं माना गया है, और फॉर द पर्पस ऑफ reversal of input tax credit under section 17(2), when you are effecting taxable as well as exempt supplies, the exempt supplies on account of interest received on FDR shall not be counted for the purposes of section 17 subsection 3, and corresponding input tax credit shall not be reversed, my dear friend. सर मिस्टर सुनील सर का एक कमेंट आई है, उनका क्वेश्चन है, वन ऑफ माय क्लाइंट हैज गिवन। हाँ जी पढ़िए मैम, प्लीज पढ़िए। सर प्लीज कंटिन्यू सर, कंटिन्यू पढ़िए ना। One of my client has given his property on rent
to a bank in August 2018, but he did not show this rent in his 3B till date. His 3B is pending since December 2019. Continuing सुनील with भाई question. साहब, व्हाट, आगे पढ़िए. What we should do with that bank can get the credit of input. पिछला पार्ट दिखाना है इनके सवाल का भारती. जी सर. देखिए सुनील भाई साहब, अगस्त 18 आपने रेंट कलेक्ट किया और आपने इसको बट ही डिड नॉट शो इन रेंट इन 3B. 3B में नहीं दिखाया तो क्या 1 में भी नहीं दिखाया? अगर 1 में भी नहीं दिखाया तो 18-19 के 1 को अमेंड करने की डेट आपकी सितंबर 19 थी, वो निकल चुकी. अब समस्या ये है कि आपने ना तो टैक्स पे किया और ना ही बैंक को क्रेडिट मिला, क्योंकि अगर 1 में नहीं दिखाया तो, जब 3B में नहीं दिखाया तो I'm assuming कि 1 में भी नहीं दिखाया होगा आपने. अगर 1 में दिखा दिया तो उसको क्रेडिट मिल गया होगा. मैं दोनों पॉसिबिलिटीज को लेकर चलता हूँ. अगर आपने 1 में दिखा दिया सुनील भाई साहब, तो आपके रेसिपिएंट जो कि बैंक है उसको क्रेडिट मिल गया होगा, कोई समस्या नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं. लेकिन अगर आपने 3B में नहीं दिखाया और 1 में भी नहीं दिखाया, अब परेशानी यहाँ पर क्या है कि आपका टैक्स कलेक्टेड है बट पेड नहीं है. 3 महीने से ज्यादा समय हो गया है. लैंड रेवेन्यू की तरह कलेक्ट होगा, आप पर सेक्शन 79 में रिकवरी प्रोसीडिंग शुरू हो सकती हैं. आपको तो टैक्स देना ही पड़ेगा क्योंकि आपने कलेक्ट किया है, ब्याज के साथ देना पड़ेगा, और शो कॉस्ट से पहले दे दोगे तो शायद पेनल्टी बच जाएगी. लेकिन आपके, अगर आपने 1 फाइल नहीं किया, मैं उस पॉसिबिलिटी में बात कर रहा हूं, अगर अब आपने 1 फाइल नहीं किया, टैक्स तो देना पड़ेगा, ब्याज के साथ देना पड़ेगा, और शो कॉस्ट से पहले दे दोगे तो पेनल्टी बच जाएगी. लेकिन अगर आप टैक्स तो देंगे, लेकिन अब आपके रेसिपिएंट को इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने में अत्यंत अत्यंत परेशानी होने वाली है. टैक्स नॉट कलेक्टेड, सुनील जी, टैक्स नॉट कलेक्टेड, तो अब वो चार्ज कैसे करोगे आप उसे? ये तो बहुत ही कहानी बदल दी आपने पूरी. अगर टैक्स ही कलेक्टेड नहीं है तो भाई साहब आप टैक्स कलेक्ट कीजिए, टैक्स कलेक्ट कीजिए. वो टैक्स आप उस पर्टिकुलर पीरियड का कलेक्ट करेंगे, वो क्रेडिट कैसे लेगा? तो ये मैटर जो है वो लिटिगेशन का हो गया है सर. तो मेरे हिसाब से तो आप पहले, अगर आपने टैक्स कलेक्ट नहीं किया, सिर्फ रेंट कलेक्ट कर लिया है, तो मैं मान लूंगा कि उस रेंट में टैक्स इंक्लूडेड है. मैं तो यही मान लूंगा आपके लिए, उसके लिए नहीं, रेसिपिएंट के लिए नहीं, आपके लिए मान लूंगा कि उस रेंट में टैक्स इंक्लूडेड है. और आप बैकवर्ड कैलकुलेशन करके अपना टैक्स जमा कराएं, टैक्स डिस्चार्ज करें, उसको क्रेडिट नहीं मिलेगा. अब उसको क्रेडिट लेने के लिए आप उसको इंडेमनिटी बॉन्ड दें बैंक को और उससे टैक्स कलेक्ट करें. अब वो 18-19 का क्रेडिट ही नहीं ले पाएगा. बैंक का 18-19 का क्रेडिट लेने का समय निकल गया, वो सितंबर 19 होता था. अब आपने टैक्स कलेक्ट ही नहीं किया. तो मेरा तो सजेशन आपसे ये है कि हाँ, ऑफ कोर्स चार्ज नहीं किया, मैं समझ गया, टैक्स कलेक्ट नहीं किया आपने. मेरा सजेशन आपसे ये भाई साहब, जो रेंट कलेक्ट किया है उसमें से 18% बैकवर्ड कैलकुलेशन करके जमा करा दो. बैंक को, बैंक से कलेक्ट किया नहीं, उसको क्रेडिट लेने से कोई परेशानी नहीं है. आपको आज 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल तक, हो सकता है 6 साल तक भी, आपको नोटिस कभी भी आ सकता है अगर कोई भी लिंकिंग हुई तो. आपके 26AS में उसने टीडीएस काट के जमा कराया होगा इनकम टैक्स में 194I में, और आपने उसको 3B में दिखाया नहीं, तो डिपार्टमेंट 5 साल बाद भी आपको नोटिस कर सकता है और आप पर सेक्शन 74 लगेगा, सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स, नॉन डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन. तो मेरी राय तो आपसे ये है सर, आप रेंट में ही टैक्स माने और उसको जमा करा के ब्याज के साथ दे दें, पेनल्टी जमा ना कराएं. पेनल्टी से आपको मैं बचवा सकता हूं, शो कॉज नहीं हुआ है, सेक्शन 73 सब सेक्शन 5 में DRC 03 से, आप DRC 03 से मत फाइल करें, आप 3B से फाइल कर दें, 3B में डालें और टैक्स जमा करा दें, ब्याज के साथ जमा करा दें. आप छोड़ दीजिए DRC 03, छोड़ दीजिए, ब्याज के साथ जमा करा दें. तो मेरा आपको ये सजेशन है सुनील जी, आप इस तरह से करें. थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था आपका, बट इसके अलावा और कोई चारा नहीं है सर. जी भारती मैम. जी सर. दीप्ति मैम का एक और सवाल है, वही स्नैक शॉप पे, फिर वो सवाल ले आई हैं.
सर दीप्ति जी का क्वेश्चन लेने से पहले मेरे पास एक क्वेरी आई है सीए हरकेश खन्ना, जीएसटी से रिलेटेड क्वेरी है सर उनकी। जी हरकेश खन्ना जी हमारे मित्र हैं, मुझसे सवाल पूछ रहे थे तो मैंने कहा भारती मैडम से पूछो, वो बताएंगी जवाब। सर सवाल ऐसा क्वेश्चन मैं पूछूंगी, आंसर तो आपको ही देना है। अरे मैडम मैं जवाब दे दूंगा आपके बेयाब पे। ऐसा है ना, देखिए जब आइंस्टाइन कहीं भाषण देने जाता था तो एक दिन आइंस्टाइन को लगा कि कुछ अच्छा किया जाए, बढ़िया किया जाए। तो आइंस्टाइन ने क्या किया, अपने ड्राइवर को पीछे बिठा दिया और खुद आगे बैठ गया। और वहां जाकर जब ड्राइवर वहां गया, आइंस्टाइन को वहां पहचानते नहीं थे जिस सेमिनार में उसने बोलने जाना था। तो आइंस्टाइन के ड्राइवर को कहा गया कि भैया तू आगे जाके बोलियो, ये कैसे छोटे छोटे सवाल हैं, इनका जवाब तो मेरा ड्राइवर दे देगा, तो तू मुझे बुला लियो और मैं जवाब दे दूंगा। तो मैडम मैं आपका ड्राइवर ही हूं तो मैं जवाब दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप पूछिए, सवाल पूछिए खन्ना साहब का। सर एक सेकंड सर, मैं बस पूछ रही हूँ, थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू आ रहा है मेरे इसमें। कोई बात नहीं। सर उनके क्वेश्चन से पहले हम दीप्ति जी का ही क्वेश्चन ले लेते हैं सर। जी जी। सर ये तो हमेशा आएगा स्नैक्स पे या समोसे पे ही रहती हैं। नहीं नहीं मैडम, अच्छा है ना, हमें मतलब फील आता रहता है समोसों का। जी सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर द स्नैक शॉप ओनली। Can I keep photocopy machine in that shop? If yes, what GST rate on it? All other food items are in 5% as you suggested last time. मैडम So, आप मजाक ना करें हमारे साथ। मैंने जब रेस्टोरेंट की बात की थी तो रेस्टोरेंट में फोटोकॉपी मशीन का क्या काम है? क्या आप समोसों की फोटोकॉपी करके देंगे, गुलाब जामुन की फोटोकॉपी करके देंगे? मैडम वो तो बिल्कुल बिजनेस लाइन ही अलग हो गया दीप्ति मैम। आप वहां पर, अब मुझसे किसी ने सवाल पूछा, मुझसे इसी तरह का सवाल पूछा, लेकिन वो सवाल था कि जी हमारी एक स्वीट शॉप है, वहां पर मैंने एक चाउमीन वाले को ठेला लगाने के लिए बोल दिया। तो मैंने कहा जी इफ इट इज पार्ट ऑफ दैट स्वीट शॉप ओनली, then that चाउमीन शॉप also shall charge 5% टैक्स विदाउट इनपुट टैक्स क्रेडिट। लेकिन अगर आपने वहां फोटोकॉपी मशीन लगा ली तो मैडम इट इज टोटली डिफरेंट सर्विस, अनक्लासिफाइड सर्विस। 18% जीएसटी लगाएंगे, इसके ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट ले और वो सेपरेट आप वहीं पर करें, आप उसी कॉन्स्टिट्यूशन में करें, उसी प्रोपराइटरशिप में करें, बट दैट इज नॉट अ सेम बिजनेस मैम, दैट इज नॉट अ सेम लाइन ऑफ बिजनेस। वहां पर वो सप्लाई ऑफ स्वीट्स है या सप्लाई ऑफ फूड ईटेबल्स है, यहाँ पर सप्लाई ऑफ फोटोकॉपिंग सर्विसेज है। सो बोथ आर नॉट सेम, बोथ आर सेपरेटेड। इसका एचएसएन भी अलग मिलेगा आपको मैडम, वो रेस्टोरेंट सर्विसेज का एचएसएन है, दिस इज अ रेजिडेंट कैटेगरी। तो यहाँ 18% लगेगा विद इनपुट टैक्स क्रेडिट फोटोकॉपी पे, और वहां 5% लगेगा विदाउट इनपुट टैक्स क्रेडिट रेस्टोरेंट पे। कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब अगला क्या पूछ रही, डू वी नीड टू ऐड एचएसएन फॉर फोटोकॉपी इन माय जीएसटीएन? बिल्कुल। कैन आई क्लेम आईटीसी हियर और मशीन एंड पेपर बिल्स? यस मैडम 100%। मैंने यही जवाब दिया आपको जो आपने सवाल पूछा, विदाउट नोइंग योर क्वेश्चन मैंने आपका यही जवाब दिया मैम। थैंक यू दीप्ति जी। और आपकी अगर कोई भी क्वेरी हो आप हमें पहले ही क्वेश्चन मेल कर दिया करो, क्योंकि सर मेरे बहुत सारे व्यूअर्स के क्वेश्चंस छूट जाते हैं यहाँ पे। नहीं नहीं कोई बात नहीं मैम, आप बिल्कुल पूछिए। सर मेरे पास उनका क्वेश्चन आ गया है, तो सर थोड़ा सा बड़ा है तो मैं उसको थोड़ा थोड़ा करके लेती हूँ। तो मेरे को लग रहा है शायद हमारा लाइव सेशन इसी पे ही होगा पूरा आज। सर कैन आई स्टार्ट? जी जी। जी सर। I have a query related to GST. One of my client carrying on proprietorship business in the name of XYZ of training through e-commerce operators like Flipkart. Till November, he was carrying on trading transaction, but due to losses in business, he stopped the business. There is a balance of tax in cash and credit ledger on GST portal, GST plus GST TCS. Now, if closes the business, I suppose he will not get any refund till date. We are filing his returns regularly as nil turnover. सर जहां तक बात, जी हाँ सर। जी हो गया मैम क्वेश्चन? सर आगे है इनके क्वेश्चंस, तो आप पहले ये यहाँ वाला तक क्वेश्चन हो कवर गया कर ना, ये लीजिए। वाला? जी
जहां तक बात आती है हरकेश खन्ना साहब टीसीएस की, या वहां पर कैश लेजर में टैक्स पड़ेगी, उसका रिफंड अंडर सेक्शन 54 आपको मिल जाएगा, आप क्लेम कीजिए, आपको रिफंड मिल जाएगा। जहां तक आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में कोई फंड्स पड़े हैं तो वो आपको रिफंड नहीं मिलेंगे। अगर आप बिजनेस डिसकंटिन्यू कर रहे हैं तो वो आपको इनफैक्ट आपको अपना जीएसटीआर 10 फाइल करना है, फाइनल रिटर्न फाइल करना है, उसमें आपको अपने स्टॉक की इंफॉर्मेशन देनी है। अगर आपके पास स्टॉक नहीं है दैट इज अ सेपरेट क्वेश्चन, और अगर आपके पास स्टॉक है तो उसके ऊपर आपको वो सप्लाई ट्रीट हो जाएगी, और वो सप्लाई ट्रीट होते ही उसके ऊपर टैक्स लगेगा। उस टैक्स को आप अपने इनपुट क्रेडिट लेजर से एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर आपके पास ऐसा कोई भी स्टॉक नहीं है, टैक्स नहीं लगेगा, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट का कोई और चारा नहीं है सर, वो आपका वहीं पर है। अगर आप बिजनेस बंद करते हैं देन यू हैव टू फॉरगो दैट टैक्स, दैट रिफंड प्रोविजन फॉर रिफंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर इज नॉट अवेलेबल। सर ये ना क्वेश्चन जो ये क्वेरी है, ये देखो मैंने ना साइट पे सर शेयर स्क्रीन कर दिया है। मैडम ये बहुत छोटा लिखा है, मुझे समझ नहीं आ रहा, पढ़ नहीं पा रहा मैम मैं। बहुत छोटा है सर, फिर मैं ही पढ़ लेती हूँ इसको। जी सर मैं ही पढ़ देती हूँ इसको आगे। सर आगे है उनका, at the same time he is a director in ABC Private Limited Company with 50% holding, and till 30th June was drawing monthly salary of rupees 1 lakh. I suggested him to reduce the amount of salary of rupees 25,000 per month and start raising the consultancy charges bill of rupees 1 lakh and charges GST at the rate 18%. He is MCA qualified. हो गया मैडम सवाल? सर आगे अब इनका इस क्वेरी पे है कि इनकी जो इसमें क्वेरी है कि इज इट अ राइट अप्रोच? देखिए खन्ना साहब, मैंने आपको लीगल प्रोविजंस बता दिए सर। अब आप वो प्लानिंग क्या करते हैं, कैसे करते हैं, वो आप अपने इंडिपेंडेंट लेवल पर देखिए सर। हम लोग तो सिर्फ लॉ बता सकते हैं सर। अब वो प्लानिंग जो है वो तो आपको खुद ही डिजाइन करनी है सर अपने आप। तो मेरे हिसाब से आई एम डन विद दिस आंसर। आप नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए मैम। सर उनका उसी में नेक्स्ट है कि will this output credit liability raised by issued of bills to ABC Private Limited in individual name will be suggested against available input credit in his proprietorship business name XYZ trading मैडम business. एक मिनट मैं बीच में रोक रहा हूँ। ये प्लानिंग पार्ट है मैम, आई एम नॉट एबल टू आंसर इट, आई विल नॉट बी एबल टू आंसर इट। द लॉ आई हैव ऑलरेडी टोल्ड हिम, एंड whether yes he will be able to charge, he director can charge the company, that is not a problem. remaining issues तो फिर accordingly decide होंगे। जी सर। सर एक बार मैं नेक्स्ट वाला भी पढ़ देती हूँ, आरसीएम लाइबिलिटी से रिलेटेड है। खन्ना साहब का ये सवाल है? जी सर। जी पूछिए, इससे अगला सवाल पूछिए। जी, will there be RCM liability on the company for service charges to bill raised by director if he continues to draw salary rupees 25,000 per month? देखिए सैलरी के ऊपर आरसीएम जो है वो नहीं है। अभी सर्कुलर आया था पीछे जून महीने में, उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया था कि अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है खन्ना साहब तो आरसीएम नहीं लगेगा। आरसीएम लगेगा सिर्फ जहां पर सिटिंग फीस मीटिंग फीस दी जाती है, उसी केस में आरसीएम लगेगा। अदरवाइज जैसे आपने कंसल्टेंसी चार्जेस की भी बात की, उसमें भी फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। तो आपके डायरेक्टर रेम्युनरेशन पर जो सैलरी जिसको आप नाम दे रहे हो, आरसीएम कंपनी को पे करने की आवश्यकता नहीं है सर। जी सर। सर इसी का मतलब इसी पार्ट का एक लास्ट क्वेश्चन है उनका, will it make any difference if he stops withdrawing salary and start raising monthly bill of consultancy charges only? मैडम मुझे रिपीट क्वेश्चन है, आगे बढ़िए मैम, ये तो हो चुका। ठीक है सर, यही इनके क्वेश्चन थे। मैं खन्ना साहब आपको बाय एंड लार्ज जवाब दे चुका हूँ, इसमें कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सो फार एज प्लानिंग इज कंसर्न, ऑफ कोर्स लॉ इज देयर, the way you want to interpret it, it is up to you sir. The way you want to apply it, it is up to you. Our role is only to give you the exact law.
जी, तो सर दीप्ति जी का तो आ ही गया। ओके। विमल सेठी जी हमारे कोटा से ज्वाइन किया है, मैं उनका स्वागत करना चाहता हूँ। उन्होंने एक सवाल भी पूछा है। जी सेठी सर। साहब का सवाल आप लीजिए मैम। सर आज ये मेरे हमारे पुराने परम व्यूवर्स मित्र का हैं, बड़े क्या भाई। होगा? हाँ जी, सर मेरे आपके बाकी सवाल होगा कोई बात क्वेश्चन नहीं का मैम। क्या होगा? चलिए बस सर, कमिंग टू द पॉइंट, विमल सेठी जी आपका बहुत बहुत वेलकम। सर क्वेश्चन है इनका, अ सॉफ्टवेयर डेवलपर इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू यूएसए residents from India. The revenues goes to the company incorporated in USA. The revenue after deduction of certain percentage, the revenue is, आगे सर इनका कंटिन्यू में हाँ, सर यहाँ पे था, द रेवेन्यू इज ट्रांसफर्ड बाय इंडियन कंपनी। सर आगे इनका क्वेश्चन, विमल सर एक ही पार्ट में क्वेश्चन दिया करो प्लीज। मैं अलग अलग पार्ट में बहुत इशू होता है। सर नेक्स्ट पार्ट में इन्होंने पूछा है कि व्हाट इज द ट्रीटमेंट इन जीएसटी रिगार्डिंग द एक्सपोर्ट सर्विसेज कमीशन एंड आईटीसी में बी क्लेम्ड ऑन एक्सपेंसेस और कैपिटल एसेट्स। हाँ सर, अगर आपका ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस बनता है, बस आप इसमें इंटरमीडियरी, विमल सर इंटरमीडियरी के बारे में ध्यान रखिएगा, कहीं ऐसा ना हो आप इंटरमीडियरी बन जाएं। अगर आप इंटरमीडियरी नहीं बनते हैं, सेक्शन 13 सबसेक्शन 8 क्लॉज बी में आप इंटरमीडियरी नहीं बनते हैं, पीओएस अगर आप इंटरमीडियरी वहां बन जाते हैं तो पीओएस आपका प्लेस ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विसेज ही हो जाएगा। तो उस केस में एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 से बाहर हो जाएंगे आप आईजीएसटी एक्ट से, और उस केस में आपकी ये सप्लाई ऑफ सर्विस एक्सपोर्ट नहीं होगी, जीरो रेटेड नहीं होगी। उस केस में आपको जो आईटीसी मिलना है या जो भी इशू होने हैं वो नहीं हो पाएंगे। जी सर। सर एक और, ये मनमोहन मोदी है इनका नेम। सर बहुत ये वेलकम हमारे फर्स्ट। बीकानेर से हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, मोदी जी हैं, हम मोदी जी कहते हैं। हमें भी अच्छा लगता है कि हम मोदी जी को डायरेक्ट मोदी जी कह पा रहे हैं। जी सर। सर इनका क्वेश्चन है, देयर इज अ ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 120, अंडर सेक्शन 12A having activity of गौशाला. It has gross donation received of 1.5 crores. It also sell cow, khad and milk amounting rupees 60 lakhs. Whether GST registration is mandatory? देखिए सर मोदी साहब, 12A का रजिस्ट्रेशन डज नॉट गिव यू द बेनिफिट ऑफ exemption under GST, but in order to take benefit under GST 12A is mandatory, but merely having 12A will not give you benefit of GST exemption. So sir, charitable activities are exempt. If you do, I do not think that these activities fall into charitable activities. Selling of milk is exempt good, it is not exempt good. But if you are exclusively into exempt goods, then registration not required. Even if you are not registered 12A, does not make any difference. If you are not doing charitable activity, and even if registered in 12A, would not have benefit of exemption. Listen to me carefully, Modi Saab. 12A is the precondition to claim the benefit of exemption under notification 12/17 of charitable activities. But 12A itself does not guarantee you the exemptions. So if you do not have 12A, then exemption will not be there. So my dear friend, here selling of milk or cow khad, to my mind both are exempt products. So if you are exclusively, and donation, unless donation is not for a specific purpose, it shall not be considered to be supply. Listen to me very carefully, Modi ji, because your activity, I am sorry, does not fall into charitable activity. So if it is neither a religious activity, so if your donation is not for a particular let me rephrase this, if your donation is not asking you to do a particular activity in response to donation given by the donor, then it will not be considered to be a supply. I am coming again. If your donor says take 50 lakhs
and put my name in front of your goshala, or whenever your milk is supplied, my sticker is affixed on the utensil carrying the milk. If he doesn't do so, then this donation is not taxable, my dear friend Modi ji. And sale of milk is exempt. So it means you at present, considering the present facts, you do not require the registration. जी सर, सर मैं ना एक लास्ट क्वेश्चन ये वाला ले लेती हूँ, एक और कमेंट है इनकी सर. I am arranging import of goods for one of my client in Nepal from Turkey. Will this be considered as export of service? देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि नेपाल से गुड्स आप टर्की भेज रहे हैं. अब अगर मैं थोड़ा सा फैक्ट्स को और रिफाइन करने की कोशिश करता हूँ इस क्वेश्चन में, अगर आप इंडिया में हैं, नेपाल से गुड्स खरीदे और टर्की भेज दिए, नेपाल वाले ने इनवॉइस किया आपको इंडिया में और आपने इनवॉइस किया टर्की वाले को, तो माय डियर फ्रेंड, दिस इज नॉट अ सप्लाई ऑफ सर्विस बट सप्लाई ऑफ गुड्स ओनली, एंड वी विल कॉल इट the supply of goods from one non-taxable territory to another non-taxable territory, entry number 7 of the schedule 3 to the CGST Act. In that case, it shall be neither to be treated as supply of goods nor as supply of services outside the purview of GST. But if you are doing it on a commission, now this is very interesting, if you are doing it on commission, goods are directly supplied on the invoice of Nepal supplier to the Turkey recipient, and then you raise your commission invoice to the Nepal supplier, then it would be considered to be a intermediary services, and the POS in that case, section 13(8)(b) as per IGST Act shall be here in India, and it shall be taxable supply of service, and you have to pay the tax from your own pocket, unless you don't have an arrangement with the Nepal supplier that in addition to the commission, I will charge you the tax. But of course, tax cannot be exported, but tax shall form part of your supply of service only. Separately, you cannot charge the tax also. जी सर, तो सर अभी तो सर 33 minutes already. Let's take last two questions of your viewers, ma'am. We can move on 10 more minutes. comment आई है इलागा की. No sir, Turkey से नेपाल. Doesn't make any difference whether it is from Nepal to Turkey or Turkey to Nepal. Doesn't make any difference. My answer will remain the same. Okay sir, let me take last question. सर अभी मेरे व्यूवर्स के और भी क्वेश्चन है, फिर ये नेक्स्ट एपिसोड में जो नेक्स्ट शो है उसमें हम लेंगे. एंड आई एम रियली सॉरी टू माय व्यूवर्स जिनके क्वेश्चंस रह गए हैं मेरे पास. मैं नेक्स्ट शो में पक्का आपके क्वेश्चंस लूंगी. सर एक लास्ट क्वेश्चन हम ये वाला ले लेते हैं. व्हाट इज द ड्यू डेट फॉर ITC 4 फॉर June 2020 क्वार्टर? ITC 4 is for basically details of information where goods are being sent from the principal manufacturer to the job worker, and vice versa also. Now for this June 20 quarter June 20 ITC 4, because ITC 4 is to be furnished quarterly. So notification 55/20 central tax released on 27 June 2020 gives the relief that if any due date falling within 20th March till 30th August 2020, then the due date shall consider to be on 31st August 2020. So my dear friend, for this ITC 04, the last date shall be for June quarter 20 shall be 31st August 2020. सर बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट शो में ले लेंगे. एक बार इनका जो आया है वो एक बार देख लीजिए आगे. Where I am arranging all custom clearance etc. at Indian port for which I will be getting commission. देखिए, goods if are coming here in India,
इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट, देखिए जब इंटरमीडियरी की डेफिनेशन हम पढ़ते हैं आईजीएसटी एक्ट में, तो वो कहता है कि जहां पर व्हेन ए पर्सन एज एन एजेंट, एज एन broker, or by whatever name called, facilitates or arranges, and you have used the word arranging, facilitates or arranges the supply of goods or services from one person to another, not on his own account, then he shall be considered to be intermediary as per IGST Act. And then the POS shall be India only, and it shall not be considered to be export of service. So my dear friend, it is a problem. Although you may be bringing foreign exchange to the country, we have brought this fact to the notice of the lawmakers since 2017, July 17, when the law came, and they are very well aware of this fact, but unfortunately nothing has been done as yet. So you have to be very careful. I have given you the provisions. Read intermediary as per the IGST Act. Read 13(8)(b) as per the IGST Act. Consider your complete set of facts, my dear friend, and then decide whether you are intermediary. If you are not an intermediary, then your supply shall be supply of export of services. But if you are arranging goods from one country to another, and the invoice you shall be raising, then you are doing on principal to principal basis, and you will not be considered to be intermediary, and then it will be supply of goods from one non-taxable territory to another non-taxable territory will be neither the supply of goods nor the supply of services outside the preview of GST, Schedule 3. So that way, I suggest you, please get your facts complete. I have given you all the laws which are applicable, which could be applicable on your transaction, and read the definition of export of service also under the IGST Act only, and then you will be able to decide what is the exact nature of your transaction, my dear friend. And if it doesn't happen to be export of service, it shall be taxable here in India. जी सर. सर बाकी क्वेश्चन सर नेक्स्ट शो में हम ले लेंगे. बाकी थैंक यू वेरी मच. और मैं यही कहूँगी कि मेरे व्यूअर्स की अगर कोई भी क्वेरी हो रिलेटेड टू जीएसटी, तो एवरी ट्यूसडे 3 PM हम अवेलेबल होते हैं. ये मनमोहन मोदी जी का एक सवाल आखिरी में आया मैडम, एक बार ये सवाल दे देते हैं जवाब इनका. An amount received from foreign client through PayPal is eligible as export of service. Sir, it has to come in convertible foreign exchange, sir. देखिए सर्विसेज के केस में, पहले गुड्स के केस में कंडीशन नहीं होती थी that it has to come in the foreign exchange. सर्विसेज के केस में होती थी, बट रिसेंटली 1 February 2019 से ये प्रोविजन अमेंडमेंट एक्ट 2018 में चेंज हुआ. उन्होंने कहा कि अगर आरबीआई परमिट करता है, टू माय माइंड पेपैल आरबीआई परमिट करता है, तो अगर आपको पेमेंट पेपैल से आती है, so that shall be considered to be in case of export of service as a convertible foreign exchange, Modi sahab. So that will fall under section 2, I think subsection 6, export of service, if I am not mistaken. तो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की एक कंडीशन जो तीसरी चौथी कंडीशन है, तीसरी या चौथी, वो इसमें कंप्लाई होती है. सर थैंक यू. अब सर खत्म करते हैं हम ये वाला शो, ठीक है. बाकी क्वेश्चन मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा सबसे, आपको अगर ये शो अच्छा लग रहा है तो इसको जरा लाइक कीजिए. वो जो थम्स अप बटन है ना, थम्स अप बटन, उसको दबा दीजिए. अभी मैं देख रहा हूँ 242 लोग इस शो को देख रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि 200, ये तो थम्स अप तो 528 हो चुके हैं. जिसने नहीं दबाया वो प्लीज थम्स अप अभी भी दबा दीजिए. आई रिक्वेस्ट यू. सर मींस डे बाय डे हमारे जीएसटी का शो बढ़ रहा है. सर आपका एफर्ट है, हिमांशु जी का एफर्ट है सारा ये. सर आज लग रहा है कमेंट्स भी खत्म नहीं होंगी. कोई बात नहीं, अब हमें शो खत्म करना पड़ेगा मैडम. जी मिस्टर सनी, आई एम रियली सॉरी. हम नेक्स्ट टाइम आपके नेक्स्ट शो में पक्का आपका ये क्वेश्चन ले लेंगे. आई रिमेम्बर आपका क्वेश्चन जो है, आई गेट पेमेंट फ्रॉम पेपाल फॉर कंसल्टेंसी, व्हाट जीएसटी नीड्स. तो ये वाला क्वेश्चन हम नेक्स्ट शो में, आप 3 PM अवेलेबल हो जाना.
तो सर थैंक यू। अगर किसी भी की कोई भी क्वेरी हो textforwealth@gmail.com पे हमें आप लिख सकते हो। मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ अपने सारे व्यूअर से, इस समय जो भी लोग हमें देख रहे हैं दोस्तों टैक्स फॉर वेल्थ बहुत सारे शोज लेकर आ रहा है। ऑलरेडी इनकम टैक्स पे हैं, इंसॉल्वेंसी पे हैं, शेयर मार्केट पे हैं, प्योरली लीगल एडवाइजेस, प्योरली प्रोफेशनल एडवाइजेस। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे सारे शोज को देखिए। हमारा ऑब्जेक्टिव इज प्योरली डिसैमिनेशन ऑफ नॉलेज, इसके अलावा कोई नहीं है। हम ये समझते हैं, हमारे ये जो टैक्स फॉर वेल्थ के प्रमोटर हैं हमारे हिमांशु कुमार जी, हमारे परम मित्र, उनका एजेंडा और उनका विजन ये है कि सिर्फ नॉलेज डिसैमिनेट करें और ज्ञान बांटें और ज्ञान बढ़ाएं, और हम सब सारे लोग मिलकर वही काम कर रहे हैं आपके साथ। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे और टैक्स फॉर वेल्थ को सब्सक्राइब करें, इस चैनल को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देखें, ताकि हमारा मनोबल बढ़े, हमारा प्रोत्साहन हो इस बात से कि हाँ जी, हम जो कर रहे हैं आप लोग उसको सराह रहे हैं, आप लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। बस इतनी विनती है आपसे। भारती मैम कंक्लूड कीजिए। सर ठीक है। सनी सर आई एम रियली सॉरी, हम नेक्स्ट शो में पक्का 3 PM पे आपका आंसर दे देंगे। अभी एक्चुअली बहुत लेट हो गया शो सर। सनी जी आप मुझे पर्सनली फोन कर लीजिएगा सर, मेरा मोबाइल नंबर मिल जाएगा आपको, पर्सनली फोन कर लीजिएगा मुझसे जवाब ले लीजिएगा सर। जी सर, तो आप textforwealth@gmail.com पे आप ये अपनी मेल कर देना हमें, तो हम आपको रिस्पॉन्स कर देंगे। सर थैंक यू वेरी मच। बाकी हम लोग एंड्रॉइड टीवी, IGTV, फायर टीवी एंड गूगल प्ले स्टोर हर जगह अवेलेबल है। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप हमें कहीं भी लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। राजेंद्र सर थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।